हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो पेपर फर्स्ट है उसकी यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी, यानी कि शैवालों की आर्थिक महत्व के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये बीएससी पार्ट फर्स्ट का भी एक टॉपिक है। तो आइए बिना रुके बिना देर किए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एल्गी या शैवाल जो है ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। देखिए, ये जो है ये एज प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी कि ये काम आता है प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में, यानी कि प्राथमिक उत्पादक के रूप में। एज फूड, यानी कि भोजन के रूप में। एज फॉडर, यानी कि शैवाल के चारे के रूप में। इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में भी शैवाल का यूज़ किया जाता है। इन इंडस्ट्री, यानी कि उद्योगों में शैवाल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इन सीवेज डिस्पोजल, जो गंदा पानी जहाँ पे हमारे घर का जाता है उसमें भी हम शैवालों का उपयोग करते हैं। इन रिसर्च, यानी कि खोज में, अनुसंधान में हम शैवालों का उपयोग करते हैं। एंड इन स्पेस, यानी कि हम अंतरिक्ष के अंदर भी शैवालों का उपयोग करते हैं। तो ये सारे जो इसके आर्थिक महत्व हैं इन्हें डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गी एज प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी कि प्राथमिक उत्पादक के रूप में शैवाल। शैवाल क्या है? शैवाल जो हैं, जितने भी जलीय एरियाज होते हैं, जितने भी जलीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर शैवाल जो हैं वो मुख्य ऑक्सीजन प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि मुख्य उत्पादक होते हैं ऑक्सीजन गैस के। ठीक है। इसके अलावा ये जो हैं वाटर पोल्यूशन जो होता है, जल प्रदूषण के अंदर ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम करते हैं, जिससे कि वाटर पोल्यूशन जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस क्वांटिटी है उसमें से लगभग 10% तो शैवालों के द्वारा ही कंप्लीट होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एल्गल फॉर्म्स की एक्टिविटी जो है वो कितनी होती है, तो एल्गल फॉर्म जो हैं वो लगभग 1.6 से 15.5 इंटू 10⁻11 टन्स ऑफ कार्बनिक मटीरियल जो होते हैं, उनके जैसे जितना फूड का निर्माण जो है वो अकेले एल्गी या शैवाल द्वारा संभव है। इसके बाद है एज फूड, यानी कि भोजन के रूप में भी हम शैवाल का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, एल्गी या शैवाल जो है उसे ह्यूमन फूड के रूप में, मानव भोजन के रूप में बहुत सारे देशों में बहुत सारी फॉर्म में यूज़ किया जाता है। एल्गी जो है इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, यानी कि जिसकी पोषण वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट्स या और स्पेशली ए, बी, सी और विटामिन जो हैं वो एल्गी या शैवाल के अंदर उपस्थित होते हैं। देखिए, एल्गी के कुछ मेंबर हैं, स्पेशली कुछ कुल के जो मेंबर हैं उन्हें फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। यह है साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। इसके बाद है पहला साइनोफाइसी। साइनोफाइसी जो है ये एल्गी का सबसे पुराना जो कुल है वो कहा जाता है, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल। कुछ साइंटिस्ट इन्हें बैक्टीरिया मानते हैं, इन्हें ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया कहते हैं, और कुछ साइंटिस्ट इन्हें एल्गी मानते हैं, इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। देखिए, साइनोफाइसी के जो मेंबर हैं जिन्हें कि हम नील हरित शैवाल कहते हैं, उसमें से नॉस्टॉक कम्युनी ये जो है ये जावा और चाइना में फूड के रूप में यूज़ आता है, और वहाँ पर ये युक्को नाम का एक फूड जो है वो नॉस्टॉक कम्युनी से बनाया जाता है, जिसका जो फर्स्ट चित्र है, ये फर्स्ट डायग्राम आप देखिए, यहाँ पर युक्को का चित्र है जो कि नॉस्टॉक कम्युनी से बनता है। सेकेंड इज स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक सप्लीमेंट्री फूड होता है जिसके अंदर प्रोटीन और आयरन, विटामिन और मिनरल बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो स्पाइरुलिना को कंज्यूम करते हैं एज ए प्रोटीन पाउडर। आजकल हर्बल प्रोटीन पाउडर के रूप में जो स्पाइरुलिना है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। इसकी टैबलेट और पाउडर दोनों ही जो है अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, जिन्हें जो बॉडी बिल्डर हैं, इसके अलावा जिनको प्रोटीन की कमी है वो भी इनका उपयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद है क्लोरोफाइसी के मेंबर। क्लोरोफाइसी वो शैवाल है जिसके अंदर क्लोरोफिल या हरित लवक जो है वो उपस्थित होता है। देखिए, क्लोरेला जो है इसका यूज़ जो है जापान, यूएसए और जर्मनी में किया जाता है। इसके अलावा कोडियम जो है इसे जापान में सैलेड के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। मोनोस्ट्रोमा को जापान में
एक फूड इसके द्वारा बनाया जाता है जिसे कहा जाता है उनोरी। ठीक है, इसके अलावा अल्वा लेट्यूसा जो है, जो कि सी लेट्यूस होती है, समुद्री सैलेड होती है। इसके अलावा एंटेरोमोर्फा, इन दोनों का ही यूज़ जो है वो सैलेड के रूप में किया जाता है। स्पाइरोगायरा और उडोगोनियम का जो थैलस है, इसका यूज़ किया जाता है सूप के निर्माण में। और इसके अलावा कॉलरपा और सैंडेस्मस, इनका यूज़ भी फूड के रूप में किया जाता है। नीचे ग्रीन एल्गी, नूडल्स और कॉलरपा दोनों के चित्र मैंने लगाए हैं, जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, इन्हें एज ए फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके बाद है फियोफाइसी। फियोफाइसी कुल के भी बहुत सारे सदस्य जो हैं उन्हें हम भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, जिसमें से एक है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया को जापान में फूड के रूप में यूज़ किया जाता है और वहाँ इसे कॉम्बू कहा जाता है। इसके अलावा उंडेरिया, ये जो है उंडेरिया को हम ड्राई, फ्रेश या सॉल्टेड, तीनों ही फॉर्म में हम एज ए फूड यूज़ करते हैं। इसके अलावा एलेरिया जो है, इसे जापान में सारुमेन नाम के फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। ड्रवेलिया, ड्रवेलिया जो है, इसकी सॉल्टेड फॉर्म को साउथ अमेरिका में कंज्यूम किया जाता है। इसी के अलावा मैक्रोसिस्टिस जो है, इसे भी फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। एंड नेरोसिस्टिस जो कि फियोफाइसी का सदस्य है, इसको भी सियट्रोन नाम के फूड को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जो है, इसमें मोस्टली जो है कॉन्ड्रस क्रिस्पस यानी कि आयरिस मॉस जो है, इसे आइसक्रीम बेस के रूप में यूज़ करते हैं, जिससे कि आइसक्रीम का बेस बहुत ही अच्छा बनता है। इसके अलावा पाल्मेरिया जो है, इसे ये एक सी फूड है, यानी कि सी एल्गी है जो कि समुद्र में उगती है। इसे आयरलैंड और कनाडा, तीनों जगह पे ही सी फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। पोरफायरा जो है, पोरफायरा को जापान, चाइना, यूएसए, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और साउथ चिली में सी फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। देखिए नीचे की तरफ मैंने आयरिस मॉस का भी एक डायग्राम लगाया है। आयरिस मॉस का प्रोडक्ट जो है, जो कि आइसक्रीम बेस के रूप में यूज़ किया जाता है, उसका मैंने यहाँ पर फोटो लगाया है। अगर आप घर पे आइसक्रीम बनाते हैं तो आप जिस बेस का यूज़ करते हैं, अगर आप उसके कंटेंट को चेक करेंगे तो हो सकता है उसमें आपको कॉन्ड्रस क्रिस्पस या आयरिस मॉस शब्द जो है लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, इसके बाद एल्गी या शैवाल को हम चारे के रूप में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि एल्गी जो है सार्वभौमिक है, यानी कि लगभग हर जगह पर पाई जाती है। इसके अलावा एल्गी जो है, इसमें हाई कंटेंट होता है पोषण का, जो अगर चारे के रूप में इसका यूज़ किया जाए तो जो दूध देने वाले पशु हैं उनका दूध बहुत ही अच्छा हो जाता है। देखिए जो सी वीड्स हैं, यानी जो समुद्री खरपतवार हैं, उन्हें चारे के रूप में कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, अमेरिका, चाइना और न्यूजीलैंड, यहाँ पर इन्हें जो है वो चारे के रूप में यूज़ किया जाता है। ये सारे के सारे समुद्री खरपतवार को चारे के रूप में यूज़ करते हैं। नॉर्वे में रोडीमाइनिया पामेटा, ये जो है इसे शीप्स विड कहा जाता है, क्योंकि इसको भेड़ों के खाने के लिए इस पर्टिकुलर एल्गा का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा लेमिनारिया, सैकरीन, एस्कोफिलम स्पीसीज, सारगासम स्पीसीज और फ्यूकस स्पीसीज, इन्हें भी चारे के रूप में मवेशियों को खिलाया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ऐसी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई हैं, स्थापित की गई हैं, जो सीवीड को सुटेबल कैटल फीड के अंदर, यानी कि मवेशियों के चारे के रूप में परिवर्तित करके उनको बेचती है। इसके बाद है, देखिए जो फ्यूकस और एस्कोफिलम एल्गी है, इसे जब मुर्गियों को खिलाया जाता है तो मुर्गियों के जो अंडे हैं उनमें आयोडीन कंटेंट जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में देखा गया है। साथ ही जो दूध देने वाले पशु होते हैं, जो मवेशी होते हैं, उन्हें जब इन्हें खिलाया गया तो इनका जो दूध है उसके अंदर बटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये जो सीवीड है, ये कहाँ पाई जाती है? समुद्र में या सी में पाई जाती है, जहाँ पे लवणता अधिक होती है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसीलिए ये जो है, इसकी जो सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए जो एग्स हैं उनके अंदर आयोडीन कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गई। ठीक है, इसके अलावा कुछ फिशेस जो होती हैं, मछलियाँ जो हैं, उन्हें डाइटम्स को फूड के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि शैवाल जो है वो मछली पालन या पिसीकल्चर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा पेल्विटिया जो है वो जापान में गायों को चारे के रूप में दिया जाता है। रोडमेनिया जो है, इसे फ्रांस में कैटल फीड के रूप में यूज़ करते हैं। इसके अलावा लेमिनेरिया,
एग्रेजिया, एस्कोफिलम, फ्यूकस और सारगासम। ये जो हैं इन्हें चाइना, जापान और यूके के अंदर इनकी कई जातियों को कैटल फीड के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद है एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में भी शैवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। देखिए जो साइनोफाइसी के मेंबर हैं ये बहुत ही अच्छे फर्टिलाइजर होते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे उर्वरक होते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। कई देशों में तो जो सीवीड है, यानी कि जो समुद्री खरपतवार है, उनका जो एक्सट्रैक्ट है उसे लिक्विड फर्टिलाइजर या तरल उर्वरक के रूप में यूज़ किया जाता है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कटक के अंदर है, वहाँ पर ये रिपोर्ट किया गया कि अगर हम साइनोफाइसी के मेंबर्स को खेतों में जैसे उर्वरक के रूप में डाल दें या खेतों में उनका यूज़ किया जाए तो जो चावल है उसमें लगभग 30% अधिक प्रोडक्शन देखा जाता है, यानी कि जो उसकी उत्पादकता है चावल की वो लगभग 30% बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम वापस से चावल के खेतों की बात करते हैं तो पेडी या धान जो है इनके खेतों में अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी को उसके अंदर इनोक्लूड कर दें या वहाँ पर हम डाल दें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। जिन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एल्गी का यूज़ हम वहाँ करते हैं वो है टॉलीपॉथ्रिक्स टेनियस, उलूसीरा फर्टिलिसिमा, एनाबिना ओराइजी, एनाबिनोप्सिस एर्नोल्डी, कैलोथ्रिक्स कॉन्फेरिवोकोला, नॉस्टॉक कम्यूनी एंड सिलेंड्रिकोस्पर्मम बेंगालेंसिस। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं इन्हें धान के खेतों में इनोक्लेट किया जाता है ताकि धान की जो उत्पादकता है उसे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा थीवी नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1960 में ये रिपोर्ट किया था कि अगर हम समुद्री खरपतवार को उर्वरक के रूप में खेतों में फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं तो भिंडी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। आयरिश फार्मर जो हैं, यानी कि जो आयरिश फार्मर हैं वो सामान्यतया फ्यूकस प्लांट को खाद के रूप में यूज़ करते हैं ताकि जो खेत हैं उनमें जो फसलें उगाई जा रही हैं उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। ठीक है, उद्योगों में बात करें तो उद्योगों में भी शैवाल का एक महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें हम पहले उत्पाद की बात करते हैं। जो शैवाल का उत्पाद है वो है अगार अगार। अगार अगार जो है वो रेड एल्गी या रोडोफाइसी की जो एल्गी हैं उनके बहुत सारे मेंबर्स से अगार अगार प्राप्त किया जाता है। वो मेंबर्स हैं जेलिडियम कॉर्नियम, जेलिडियम कार्टिलेजिनियम, गार्सिलेरिया, लाइकेनोइडेस और बहुत सारी स्पीसीज कॉन्ड्रस, जियार्टियाना, फर्सिलेरिया, फाइलोफोरा, टेरोक्लेडिया, एनफ्लेडिया, हाइफिया और कैमिलीफोरा। ये जो हैं ये रोडोफाइसी के मेंबर हैं और इनसे अगार अगार प्राप्त किया जाता है। ये जो एल्गी हैं इन्हें हम एग्रोफाइट्स कहते हैं और इनके अंदर लगभग ये जो है 1.15% की लोअर कंसंट्रेशन पर जो है अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर पर भी ये जेल का प्रोडक्शन कर सकती है, जेल का निर्माण कर सकती हैं। ठीक है, इन अगार का ये निर्माण करती हैं, इससे अगार प्राप्त होता है, इसीलिए इन्हें अगारोफाइट कहा जाता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हम बात कर रहे हैं यहाँ अगार अगार की, अगार अगार का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 90 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगार जो है उसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो पादप उत्तक कल्चर और सूक्ष्म जीव कल्चर जो है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है उसके लिए जो उत्तक संवर्धन बनाया जाता है उसमें जो है सबसे ज़्यादा अगार अगार को सेमी सॉलिड मीडिया बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगार अगार जो है वो एक प्रकार का लेग्जेटिव है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे फूड स्टफ बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, लेदर प्रोडक्ट बनाने में और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी अगार अगार का यूज़ किया जाता है। सामान्यतः जो जेली हमारे बच्चे खाते हैं वो जेली जो है उसको जेली बनाने में अगार अगार का यूज़ किया जाता है, जो कि हार्मफुल नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा इसका दूसरा जो बाय प्रोडक्ट है वो है कैरेगिनियन। कैरेगिनियन जो है ये भी एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, उपापचयी उत्पाद है, ये भी अगार अगार की तरह ही होता है और ये प्राप्त होता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, जियार्टियाना स्टीली एंड आयरिडिया लेमिनोरॉइडिस से ये जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है,
ये म्यूसिलेज से बनता है और इसकी बहुत सारी औद्योगिक एप्लीकेशंस हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि जब आप पेपर मेकिंग करते हैं, पेपर जब बनाते हैं, तो ये पेपर को एक बेस देता है, एक आधार देता है, जिससे कि पेपर मेकिंग बहुत ही आसान हो जाती है। इसके अलावा जहाँ पर स्ट्रॉ का मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ स्ट्रॉ बनाई जाती है और जो फेल्ट हैट्स हैं जो बनाई जाती हैं, उसमें भी स्टिफिंग एजेंट के रूप में कैरिगेनियन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये कॉस्मेटिक, शू पॉलिश और हैंड लोशन और टूथपेस्ट के अंदर भी एक इंग्रेडिएंट के रूप में यूज़ होता है। ये एक बहुत ही अच्छा इमल्सिफायर है, इसीलिए इसे इमल्सिफाइंग या सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में बेकिंग, डेयरी इंडस्ट्री और क्लेरिफाई लिक्वर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है। डॉक्टर्स जो हैं कैरिगेनियन को ब्लड कोगुलेंट यानी कि रक्त को गाढ़ा करने के वाले एक पदार्थ के रूप में यूज़ करते हैं। जिनका खून जो है बहुत ज़्यादा पतला होता है, उन्हें कैरिगेनियन देते हैं डॉक्टर, ताकि उनका खून जो है वो गाढ़ा हो सके। इसके अलावा ये भी एक लैक्सेटिव है, इसलिए इसका यूज़ भी कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में या कब्ज के उपचार में किया जाता है। इसके अलावा कैरिगेनियन का यूज़ किया जाता है शैम्पू, टूथपेस्ट, फूड, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, पॉइंट्स और डिओड्रेंट बनाने में भी कैरिगेनियन का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रोडक्ट एल्जीन एंड एल्जीनेट्स। एल्जीनेट जो हैं वो कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, जो कि एल्जीनिक एसिड होता है। हम ये कह सकते हैं कि एल्जीनिक एसिड के कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, एल्जीनेट कहते हैं। ये जो है फियोफाइसी के मेंबर्स की सेल वॉल के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन से फियोफाइसी मेंबर्स की सेल्स में ये पाए जाते हैं? लिजोनिया, लेमिनेरिया, फ्यूकस, मैक्रोसिस्टस, एस्कोफिलम, नेक्रोसिस्टस, नीरियोसिस्टस, डुर्विलिया एंड सारगासम। इनके अंदर ये जो है, इनकी सेल वॉल के अंदर ये एल्जीनिक एसिड जो है वो पाया जाता है। ठीक है। ये इसका जो सॉल्यूबल कैल्शियम सॉल्ट होता है उसे हम एल्जीन कहते हैं। ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एल्जीनिक एसिड है, इसका जो विलयशील कैल्शियम लवण है उसे हम एल्जीन कहते हैं। ठीक है। जो लवण है इनका यूज़ कहाँ होता है? इनका यूज़ होता है आइसक्रीम, सैलेड क्रीम, कस्टर्ड, जैम, कॉस्मेटिक, फिल्म्स, फैब्रिक्स, सिरेमिक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इनका जो यूज़ है वो सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में कहाँ कहाँ किया जाता है? ड्रग्स, लोशंस, इमल्शंस, रबर इंडस्ट्री में जहाँ लेटेक्स का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर। इसके अलावा इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। डेंटल इम्प्रेशन पाउडर के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फिश को फ्रीज करने के लिए जो जेल यूज़ करते हैं उसमें भी इन सॉल्ट्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिनल एंटीबायोटिक कैप्सूल्स जो हैं वो इन सॉल्ट का यूज़ करके बनाई जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो एल्जीन का प्रोडक्शन है वो फियोफाइसी के मेंबर करते हैं। जो कब करते हैं? ये सर्दियों में जो है इसका प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, जबकि गर्मियों में इसका प्रोडक्शन जो है वो फियोफाइसी के मेंबर कम करते हैं। प्लास्टिक मटेरियल जो है वो भी एल्जीनेट्स के द्वारा बनाया जाता है, और जो एल्जीनेट्स के द्वारा प्लास्टिक मटेरियल बनाया जाता है उसका यूज़ किया जाता है डेंटल इम्प्रेशन बनाने में। ठीक है। इसके अलावा एल्जीनेट जो है, एल्जीनेट को गॉज की तरीके से यूज़ करते हैं। गॉज जो मेडिकल कॉटन होती है, मेडिकल जो रुई होती है उसे कहते हैं। तो एल्जीनेट ही है जिसे हम मेडिकल कॉटन के रूप में यूज़ करते हैं, जिसका काम होता है इंटरनल ऑपरेशन जब किया जाता है तो उस समय जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसे रोकने में ये कॉटन जो है बहुत ही हेल्पफुल होती है। नीचे देखिए, मैंने सोडियम एल्जीनेट को फूड ग्रेड के रूप में एक मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई है, गॉज की एक पिक्चर लगाई है, इसके अलावा क्रोमोक्लोन की भी मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है। तो ये सारे जो हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट हैं जो मेडिकल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है फ्यूनोरी। फ्यूनोरी जो है मोस्टली ये जो है ये कहाँ से मिलता है? ये अगार अगार की तरह ही होता है और ये मिलता है ग्लोई पेल्टिस फ्यूकाटा से। ठीक है। जो इसके अलावा ये कॉन्ड्रस
इरिडिया की स्पीसीज से मिलता है। इसका यूज़ जो है वो गोंद के रूप में, ग्लू जिसे कहते हैं, गोंद के रूप में और साइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। फियोफाइसी के जो मेंबर हैं उनसे दो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हैं वो प्राप्त किए जाते हैं, जो है मैनिटोल और फ्यूकोइडिन। ठीक है, इन्हें जो है फियोफाइसी के मेंबर से प्राप्त किया जाता है। मैनिटोल जो है इसका एक यूज़ जो है ये एक मेडिसिनल प्रोडक्ट है जो, और इसके अलावा इंक और प्लास्टिक बनाने के अंदर भी मैनिटोल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन्स जो होती हैं उसके अंदर जो म्यूसिलीज यूज़ करते हैं वो भी क्या होता है, वो भी मैनिटोल ही होता है। इसके अलावा जो लार्ज ब्राउन एल्गी हैं उनकी जो राख होती है, यानी कि ऐश जो होती है उनकी, स्पेशली हम कह सकते हैं जो जाइंट कैल्प है उनकी जो राख है, जो कि किसका मेंबर है, लेमिनेरिल्स का मेंबर है। इसका यूज़ जो है उससे हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, जैसे कि आयोडीन, ब्रोमीन, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट का यूज़ जो का एक्सट्रैक्शन जो है वो हम ब्राउन एल्गी की ऐश से या राख से करते हैं। इसके अलावा ये सोडा सोर्स के रूप में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा साबुन, ग्लासवेयर और एलम बनाने में भी इन प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल में भी बहुत ज़्यादा शैवालों का यूज़ किया जाता है। देखिए, जो इफ़ेक्टिव सीवेज डिस्पोजल होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एल्गी जो है वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन करती है, तो इसलिए हम एल्गी का यूज़ सीवेज डिस्पोजल में कर सकते हैं। तो देखिए, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, सैंडेस्मस और यूग्लिना, ये ऐसे शैवाल हैं जिनका यूज़ जो है हम सीवेज डिस्पोजल के अंदर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजनेशन जो एल्गी से होता है उसकी वजह से क्या होता है, सीवेज की जो बॉडीज़ है जहाँ से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है उस स्मेल को भी ये रोकने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेस्ट किए जा चुके हैं, परीक्षण किए जा चुके हैं जो ये बताते हैं कि जो एल्गी यहाँ से वापस बच जाती है सीवेज डिस्पोजल में, उसे हम एनिमल फूड के रूप में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। देखिए, ये एक पिक्चर है जो ये शो करता है कि किस तरीके से एल्गी जो है सीवेज डिस्पोजल में हेल्प करती है। देखिए, जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है ये फर्स्ट पॉइंट है। इस फर्स्ट पॉइंट में आप देखिए यहाँ पर जो एल्गी इस रोटेटिंग बेल्ट के अंदर है, जो क्या कर रही है, एल्गी इस सीवेज बॉडी से फास्फोरस और नाइट्रोजन को रिमूव कर रही है। ठीक है, अब देखिए एल्गी जो फास्फोरस और नाइट्रोजन को रिमूव कर रही है, यही एल्गी क्या कर रही है, ये ऑक्सीजन का निर्माण कर रही है और जितनी CO2 यहाँ पर बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उसको भी ये रिमूव कर रही है। आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं जो इसका थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में जो एल्गी हमें यहाँ पे वापस बच गई है, जो हमें मिल गई है, ये एल्गी जो है वो कैसी है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में है क्योंकि इन्होंने सीवेज बॉडी से नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों को कंज्यूम कर लिया है, अवशोषित कर लिया है, तो इसको हम चारे के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ स्टेप है, लास्ट वाला जो स्टेप है, इसमें यहाँ पर जो एल्गी हमें मिली है, इस एल्गी को हम उर्वरक के रूप में खेतों में डाल सकते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में या बायो पेस्टिसाइड हम कह सकते हैं, इसके रूप में एल्गी को हम डाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सीवेज जैसे गंदे पानी में से भी एल्गी जो है अच्छे न्यूट्रिएंट्स को ले लेती है, जिसे हम उसके बाद में जो एल्गी हमें मिल रही है उसे भी हम अच्छे यूज़ के अंदर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च में देखिए, रिसर्च में या अनुसंधान में एल्गी बहुत पहले से यूज़ होती रही है। जो बायोलॉजिकल रिसर्च होती है, यानी कि जैविक अनुसंधान जो होता है, इसमें एल्गी का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि एल्गी जो है इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ होती है, वृद्धि जो है इसकी बहुत ही तेज होती है। इसका लाइफ साइकिल जो है, या हम कह सकते हैं जीवन चक्र जो है, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। साथ ही एल्गी को हम बहुत ही आसानी से कल्टीवेट कर सकते हैं, कृषित कर सकते हैं। इस वजह से एल्गी को रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखिए, क्लोरेला, सैंडेस्मस और एनासिस्टिस, इनका जो यूज़ है वो किस में किया जाता है, फोटोसिंथेसिस इन्वेस्टिगेशंस में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड जो अनुसंधान होते हैं उनमें इन एल्गीज का यूज़ किया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, इनका यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जानने के लिए, यानी कि नाइट्रोजन स्थायीकरण जो है वो कैसे हो रहा है, उसके लिए हमें ब्लू ग्रीन एल्गी को देखना होता है। इसी के अलावा
एसिटिबुलेरिया जो है इसका जो यूज़ है वो किया जाता है आनुवांशिकी और कोशिका विज्ञान यानी कि जेनेटिक्स एंड साइटोलॉजी के बारे में जानने के लिए हम एसिटिबुलेरिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट है इन स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में भी हम शैवालों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए एल्गी या शैवाल जो है उसे हम बहुत टाइम से खाते आ रहे हैं ना, तो एल्गी या शैवाल जो है इन्हें हम स्पेस में ले जाते हैं यानी कि अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसका जो वेस्ट है उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑक्सीजन का बहुत अच्छा सोर्स होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूसर होती है, और साथ ही ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो इन कारणों से एल्गी को हम अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं। ठीक है, जो ग्रीन एल्गी है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को यूज़ कर सकती है, मतलब कि अगर हम ज़्यादा ग्रीन एल्गी का यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि हमें पाचन संबंधित कोई समस्या हो जाए, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए जो ग्रीन एल्गी है उसे हम स्मॉल डोजेस में यानी कि छोटे छोटे रूप में यूज़ करते हैं, जबकि जो साइनोबैक्टीरिया या जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसका यूज़ जो है हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो बहुत जल्दी पच जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्लोरेला, स्पाइरुलिना और सिनेकोकस ये जो है इसको हम स्पेसशिप के अंदर फूड के रूप में ले जा सकते हैं, क्योंकि ये एज ए फूड तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, साथ साथ ये जो है वो ऑक्सीजन रीजनरेटिंग ऑर्गेनिज्म के रूप में यूज़ की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्गी। एल्गी के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वो भी बहुत सारे हैं, क्योंकि एल्गी जो है वो ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, जलीय वातावरण में पाई जाती है। अब देखिए अगर ये एल्गी जो है उस वातावरण में अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है, जहाँ ये कम जब उपस्थित होती है तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती है, लेकिन जब एल्गी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर वाटर ब्लूम हो सकता है, जल ब्लूम हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जो मछलियाँ वहाँ पर उपस्थित हैं या जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं, उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। देखिए माइक्रोसिस्टिस जो है वो क्या करता है, वो वाटर रिजर्वर के अंदर टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन करता है, और ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, ये फिशेस को मार देते हैं। ठीक है, वाटर ब्लूम जो होते हैं, ये वाटर ब्लूम जो हैं इन फिशेस की जो गिल्स होते हैं जिनसे कि ये सांस लेती है उनको बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे फिशेस की डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो डाइनोफ्लेजिलेट है जैसे गोनाल्डेक्स कैटेनिला, ये जो हैं ये एक एंडोटॉक्सिन का निर्माण करते हैं जो कि फिशेस के अंदर बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगर इन कंटामिनेटेड फिशेस को कोई ह्यूमन जो है वो कंज्यूम कर लेता है तो इससे उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है जिसने डाइनोफ्लेजिलेट कंटामिनेटेड फिश को खाया है। ठीक है, इसके अलावा एल्गी की जो ग्रोथ है वो क्या करती है, जितनी भी नम दीवारें हैं उन्हें डैमेज करती है, बिल्डिंग जो हैं उन्हें डैमेज करती है, और जितने भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट हैं वहाँ नमी की वजह से एल्गी जो है उनके अंदर डैमेज कोज करती है। सिफिल्यूरोस जो है वो एक पैरासिटिक एल्गी है जो कि चाय और कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी के अंदर कौन सी डिजीज़ कॉज करती है, रेड रस्ट डिजीज़ को उसके अंदर कोज करती है, जिससे बहुत हर साल जो है चाय और कॉफ़ी की बहुत सारी फसल जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो था इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि BSc और RPSc असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों ही में ही हेल्पफुल है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे जो वीडियोस हैं उन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं जल्द ही नई यूनिट की शुरुआत के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव बॉटनी वीडियोज़। थैंक यू।